Hello everyone, welcome to AI lecture series. This is lecture number 20. So in previous lecture we started with first order logic and ended up in that lecture with quantifiers. So we have two quantifiers, one is universal quantifier and other is existential quantifiers. Now we'll see how we can use nested quantifiers. So we'll see this nested quantifier. So the first statement, how to represent the statements using nested quantifiers. So the first statement, brothers are siblings. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई. तो जो भी एक्स और जितने भी वाई है, इफ़ या क्योंकि यहाँ पर इम्प्लीकेशन है तो ये हो जाएगा इफ़. सो इफ़ एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई इम्प्लाइज देन, ठीक है ना, वाई एक्स इज सिबलिंग ऑफ वाई. ठीक है, इसको इस तरह से रीड करेंगे, इफ़ फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, इफ़ एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई देन एक्स इज सिबलिंग ऑफ वाई. तो इम्प्लीकेशन इफ देन वाला पार्ट होता है, तो इस तरह से इसको रीड करेंगे. नाउ सिबलिंगहुड जो है इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप. ठीक है ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिमेट्रिक मतलब जैसा है कि एक्स, अगर एक्स वाई का सिबलिंग है तो वाई एक्स का सिबलिंग है. ठीक है ना, तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स इज़ अ सिबलिंग ऑफ वाई, ये हमने यहाँ पर बाई कंडीशन यूज़ किया है, वाई इज़ अ सिबलिंग ऑफ एक्स, तो दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं. ठीक है ना. देन द थर्ड स्टेटमेंट, एवरीबडी लव्स समबडी. तो एवरीबडी के लिए देखो हमने यहाँ लिया है फॉर ऑल एक्स, और समबडी के लिए हमने लिया देयर एग्जिस्ट वाई. ठीक है, सो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स लव्स वाई. सो एवरीबडी यानी हर कोई किसी न किसी को लव करता है, तो ये इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. देन फोर्थ, देयर इज समवन हु इज़ लव्ड बाय एवरीवन. ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स एक्स लव्स वाई. तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमें ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वेयर ये फॉर ऑल कहाँ पर आएगा और देयर एग्जिस्ट कहाँ पर आएगा. देन वी सी द कनेक्शंस बिटवीन दिस टू क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल एंड द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या रिलेशनशिप है. नाउ हियर वी हैव अ स्टेटमेंट, एक हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, फॉर ऑल एक्स, एक्स ये नेगेशन के साथ है, तो एक्स डज नॉट लाइक कैबेजेस. तो फॉर ऑल एक्स एक्स डज नॉट लाइक्स कैबेजेस. तो जितने भी हमारे पास एक्स हमको पता है, इनको किसको भी कैबेज पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक. तो उसको हम अगर ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज़ यूज बाय यूजिंग, वी आर यूजिंग दिस यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इसी को एग्जिस्टेंशियल में कैसे यूज़ करेंगे, तो इसको बोलेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स वेयर एक्स लाइक्स कैबेजेस. तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कैबेज पसंद हो. ओके, तो वी कैन सी ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये स्टेटमेंट को हमने फॉर ऑल एक्स किया और यहाँ पे डज नॉट लाइक किया, और यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स और यहाँ पे लाइक्स आ गया. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल उसी तरह से हम ले सकते हैं, लाइक दिस वन, फॉर ऑल एक्स एक्स लाइज आइसक्रीम, यानी जितने भी लोग हैं सबको आइसक्रीम पसंद है, दे एवरीबडी लव्स आइसक्रीम. इसको हम लिखने के लिए ये तो हमने लिखा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ. इसको देयर एग्जिस्ट के लिए कैसे लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स वेयर एक्स डज नॉट लाइक्स आइसक्रीम. तो यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखा वो एग्जिस्टेंश, ये जो हमने लिखा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ, उसी को एग्जिस्टेंशियल में कैसे कन्वर्ट किया गया है. तो यहाँ पर क्या था, हर कोई, एवरीबडी लाइक्स आइसक्रीम, और यहाँ पे क्या है, हम इसको बोलते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आइसक्रीम पसंद नहीं है. ठीक है, तो ये कोई भी के लिए देयर एग्जिस्ट आ गया. तो ये इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से हम इसे मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ हियर हाउ वी कैन द डिमॉर्गन्स रूल फॉर क्वांटिफाइड एंड अनक्वांटिफाइड सेंटेंसेस. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये दिस पार्ट इज अ डिमॉर्गन्स लॉ विच वी हैव स्टडीड इन आवर लोअर क्लास एंड इवन इन दिस क्लास. सो ये नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी, ये और का एंड हो जाता है. नेगेशन अगर अंदर जाएगा तो पी का नेगेशन पी हो जाएगा, ये और का एंड हो जाएगा और ये भी नेगेशन क्यू हो जाएगा. इस तरह से नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, सो दिस बिकम्स नेगेशन ऑफ पी एंड बिकम्स और. देन पी एंड क्यू, तो नेगेशन एंड ऑल इंटरनल दे हैव नेगेशंस. इस तरह से ये चारों रिलेशंस हैं. अभी इसी को देखो, तो फर्स्ट वन यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी. तो ये जब नेगेशन बाहर हम लेंगे
ठीक है। तो ये अगर बाहर लेंगे तो ये फॉर ऑल विल बिकम देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और ये पी से नेगेशन हट जाएगा, ठीक है। यू कैन सी दिस, यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रिलेशन में ये नेगेशन ऑफ पी का हमने यहाँ पे पी कर दिया, और फॉर ऑल का दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेम वे यहाँ पर हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी, ऐसा फॉर ऑल एक्स पी एक हमारे पास है, तो अब उसको ये नेगेशन अगर अंदर जाएगा, नेगेशन अंदर जाएगा तो ये फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट हो जाएगा और पी का नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा। सिमिलरली फॉर ऑल एक्स पी है पी, देन ये अगर हम ये दोनों तरफ नेगेशन करेंगे तो ये फॉर ऑल का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड पी का नेगेशन ऑफ पी। सेम वे ये लास्ट वाला है। सो दिस आर दी 4 रिलेशनशिप वेर वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम one existential quantifier to another existential quantifier. Next हम देखेंगे equality. Now what is equality? Here if we say in this particular statement John is the father of Henry, okay, तो ये equality जहाँ जहाँ पर John ये रिलेशन आएगा, John is the father of Henry, तो ये इसकी जगह पर हम हेनरी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके। इस तरह से इक्वालिटी, ये दोनों सेम ही रिलेशंस हैं, ओके। नाउ देन और एक स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर है, सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस दिस रिचर्ड हैज़ एटलीस्ट 2 ब्रदर्स। ये हमको इसका स्टेटमेंट बनाना है हमें। ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिचर्ड हैज़ एटलीस्ट 2 ब्रदर। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया है, देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है। एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ रिचर्ड, ठीक है, ये बताता है एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ रिचर्ड एंड वाई इज़ द ब्रदर ऑफ रिचर्ड, एंड दैट डज नॉट, देन एक्स एंड वाई दे आर नॉट इक्वल। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो एक्स और वाई सेम भी हो सकते थे। तो हमें बताना है कि देर आर एटलीस्ट 2 ब्रदर्स, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, रिचर्ड हैज़ एटलीस्ट 2 ब्रदर्स, सो देर एग्जिस्ट एक्स, देर एग्जिस्ट वाई, तो एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ रिचर्ड एंड वाई इज़ द ब्रदर ऑफ रिचर्ड, एंड एक्स एंड वाई दे आर नॉट सेम, दे आर 2 डिफरेंट पर्सन्स। नाउ हाउ टू यूज़ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अभी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से हम कैसे एसर्शंस और क्वायरीज कैसे हम मतलब उसे करेंगे, ओके, हाउ वी फायर दोज थिंग्स इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो सबसे पहले तो हम नॉलेज बेस को हम बताएंगे, ओके। वी पुट इन द नॉलेज बेस, टेल नॉलेज बेस दैट जॉन इज़ द किंग, वी टेल द नॉलेज बेस रिचर्ड इज़ अ पर्सन। सो दिस 2 आर द फैक्ट्स, ये 2 फैक्ट्स हैं, और एक ये यहाँ पे रूल है, ठीक है। तो रूल का फायर होगा, देखेंगे हम लोग। वी टेल द नॉलेज बेस दैट फॉर ऑल एक्स, x is where x is the king implies x is a person. So for all x, if x is the king then x is a person. ये सब हमारे नॉलेज बेस में, दिस इज द नॉलेज बेस, ओके। इसमें फैक्ट्स हैं और रूल्स, 2 फैक्ट्स है, एक रूल है, ठीक है। ये रूल है लास्ट वाला। नाउ सपोज इफ वी आस्क द नॉलेज बेस, हम नॉलेज बेस को पूछते हैं जॉन किंग है क्या, हमने इसे पूछा, वी आर आस्किंग इज जॉन द किंग, ये रिटर्न करेगा येस, ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ सेकेंड हमने यहाँ पे देखा, ये सेकेंड क्वायरी हम जो करते हैं, ये क्वायरी हम करते हैं कि इज जॉन अ पर्सन, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए कि जॉन इज़ द किंग, ठीक है ना। तो जॉन किंग है, तो ये रूल फायर हो जाएगा। तो ये दिया है कि जो भी किंग है वो पर्सन है, तो इसकी वजह से ये दोनों कंबाइन करके ये फायर करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ है। देन इफ़ वी आस्क नॉलेज बेस, ये दस दर एग्जिस्ट अ पर्सन, एक्स है क्या, कोई पर्सन है एक्स नाम का, तो वो रिटर्न करेगा येस, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो येस रिटर्न करेगा, ये नहीं बताएगा कि वो पर्सन कौन है, ओके। जैसे इफ़ वी आस्क सम क्वेश्चंस कि हु इज़ द स्कॉलर, तो वो स्कॉलर है मगर उसका नाम नहीं बताएगा, तो ये आस्क जो है, ये आस्क सिर्फ रिटर्न करेगा, बट इट वोंट से हु आर द पर्सन्स। तो उसके लिए हम एक क्वेरी यूज़ करेंगे आस्क वेयर्स, ये आस्क वेयर्स करेंगे नॉलेज बेस पर्सन्स एक्स। तो हम नॉलेज बेस को पूछेंगे कि हु आर द पर्सन्स, वो रिटर्न करेगा कि एक्स जॉन इज़ द पर्सन एंड एक्स रिचर्ड इज़ द पर्सन, ये 2 पर्सन है, अगर और होते तो वो और भी रिटर्न करता। सो दिस इज हाउ द क्वेरी इज फायर्ड। Next, we represent the family. We see the family relationships. How to represent the family relationships in first order predicate logic. So here, सबसे पहला है
ये हमें स्टेटमेंट दिया है, वंस मदर इज़ वंस फीमेल पेरेंट, ये हमें रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ऑल एम एन सी, फॉर ऑल एम एन सी, सी इज़ द मदर ऑफ एम। अगर सी इज इक्वल, ये देखा ना हमने पीछे, सी इज़ द मदर ऑफ एम, सी इज इक्वल टू मदर ऑफ एम, ये बाई कंडीशन हो जाएगा दैट एम इज़ अ फीमेल एंड एम इज़ द पेरेंट ऑफ सी। ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। देन सेकेंड स्टेटमेंट, वंस हस्बैंड इज़ वंस मेल स्पाउस, तो इसे क्या कैसे करेंगे, फॉर ऑल डब्ल्यू एच, फॉर ऑल डब्ल्यू एंड एच, ये बोलेंगे हम एच इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, तो ये बाई कंडीशन एच इज़ अ मेल एंड एच इज़ द स्पाउस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, देन थर्ड स्टेटमेंट, मेल एंड फीमेल आर डिसजॉइंट कैटेगरीज, सो फॉर ऑल एक्स, इफ वी कैन से एक्स इज अगर मेल है तो एक्स इज़ नॉट अ फीमेल, अगर एक्स फीमेल है तो एक्स इज़ नॉट, इसे यहाँ पे हमने बाई कंडीशन यूज़ किया है। देन द फोर्थ वन, parent and child are inverse relations, so for all p and c, for all p c, p is the parent of c, by condition c is the child of p। ठीक है, तो अगर p c का पेरेंट है, c जो है चाइल्ड है p का। नाउ ग्रैंड पेरेंट रिलेशनशिप कैसे बताएंगे, तो ग्रैंड पेरेंट रिलेशन करने के लिए वी नो दिस, सपोज वी हैव सपोज जॉन, ओके, then suppose we have Alice, and suppose we have Bob, okay, I won't take this Alice, sorry, यहाँ पे हम जॉर्ज लेते हैं, we take George and Bob, okay। now suppose John is the father of George and George is the father of Bob, ठीक है ना, तो ये बोलेंगे जॉन इज़ द ग्रैंड पेरेंट ऑफ बॉब, इस तरह से इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर ऑल जी एंड सी, जी इज़ द ग्रैंड पेरेंट ऑफ सी, ठीक है ना, तो जॉन इज़ द ग्रैंड पेरेंट ऑफ सपोज बॉब बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट पी, एक पी है, ठीक है ना, वह जी इज़ द पेरेंट ऑफ पी, सो हम बोलेंगे कि जॉर्ज जो है वो बॉब का फादर है और जॉन जो है जॉर्ज का फादर है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, फादर ऑफ फादर इज़ द ग्रैंड फादर, ठीक है ना, तो ये जी इज़ द पेरेंट ऑफ पी एंड पी इज़ द पेरेंट ऑफ सी, तो ये दोनों जो है ये ग्रैंड पेरेंट रिलेशनशिप में आ जाएगा इसको, ठीक है। तो ये पी पेरेंट कनेक्ट कर, जैसे यहाँ पे जॉर्ज कनेक्ट करता है ये दोनों को, तो जॉन का सन इज जॉर्ज एंड जॉर्ज का सन इज बॉब, ओके। देन अ सिबलिंग इज अनदर चाइल्ड ऑफ वंस पेरेंट, दिस वन, तो सिबलिंग हम भाई को बोलते, बहन को बोलते सिबलिंग, ठीक है ना, तो वो हमारा भाई या बहन हो सकता है। सो हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, फॉर ऑल एक्स एंड वाई, एक्स इज द सिबलिंग ऑफ वाई, ठीक है, एक्स वाई का सिबलिंग है, बाय कंडीशन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, दोनों सेम नहीं है, एंड देयर एग्जिस्ट पी वेयर पी इज द पेरेंट ऑफ एक्स एंड पी इज द पेरेंट ऑफ वाई, तो एक पेरेंट है जो दोनों के बीच में कॉमन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिबलिंग्स बोलेंगे, इस तरह से सिबलिंग्स डिफाइन करेंगे हम लोग। देन अंकल आंटी रिलेशनशिप, तो अंकल आंटी जो है इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे जो फादर के जो भाई या बहन है एंड हमारे मदर के भाई बहन, दे आर आवर अंकल एंड आंटीज, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी कैन सी फॉर ऑल यू एक्स, यू इज द अंकल ऑफ एक्स, बाय कंडीशन देयर एग्जिस्ट पी वेयर पी इज द पेरेंट ऑफ एक्स एंड यू इज़ द ब्रदर ऑफ पी, तो ये तो अंकल रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे जो पेरेंट के भाई है वो हमारे अंकल हैं, और ये सेम चीज़ हमारे पेरेंट के सिस्टर वो भी वो हमारी आंटी हो जाएंगे, तो इस तरह से हम इसे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन कज़िन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कज़िन मीन्स हमारे अंकल आंटी के जो बच्चे हैं वो हमारे कज़िन होते हैं। सो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, एक्स इज़ अ कज़िन ऑफ वाई, इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट पी एंड क्यू where p is the parent of x and q is the parent of y, ठीक है, एंड ये दोनों p और q ये दोनों मतलब भाई बहन जो भी है, तो ये x एंड y दे बिकम कजिन। देन ये तो हमने देखा सिबलिंग और सिमेट्रिक हमने पहले देख चुके हैं, ओके। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ओके। नाउ लेट अस कम टू द वुम्पस वर्ल्ड। वुम्पस वर्ल्ड में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। So the actions in Wumpus world can be represented by logic term जैसे turn right, turn left, forward, shoot, grab, climb, and these are the percept। Suppose ये percept उसे मिल रहा है, percept में क्या है, stench उसे मिला, breeze मिल रहा है, glitter मिल रहा है,
ठीक है ना। तो उसको स्टेंच उसने सेंस किया, ब्रीज भी सेंस किया और ग्लिटर भी सेंस किया, और बाकी दूसरे परसेप्ट नहीं आए उसे। तो ये केस में अगर परसेप्ट उसे मिल रहा है तो वो क्या सोचेगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट एक्शन। तो ये पूछेगा, आस्क स्क्वायर मतलब पूछेगा नॉलेज बेस से कि भाई अभी सबसे बेस्ट एक्शन क्या है। तो वो बोलेगा ग्रैब करो, क्योंकि ग्लिटर है मतलब गोल्ड है, तो बेस्ट एक्शन इज ग्रैब। देन हाउ डू वी डिफाइन द एडजेसेंसी ऑफ टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर एडजेसेंट है, उसे डिफाइन करने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, फॉर ऑल एक्स ऑल वाई, फॉर ऑल ए एंड बी, एक्स वाई इज एडजेसेंट टू ए बी, ये एक्स वाई इज एडजेसेंट टू ए बी विद दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप से हम दिखा सकते हैं कि एक्स वाई इज एडजेसेंट टू ए बी, यानी हम बोलेंगे जैसे बोलेंगे 1 1 इज एडजेसेंट टू 1 2, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो, इससे भी एडजेसेंट क्या क्या हो सकता है 1 2 के, ठीक है ना। तो जो वैल्यू 1, क्योंकि अगर हम जो हमने प्रॉब्लम किया है वुम्पस वर्ल्ड का, इसमें 4/4 का है, तो 1 1 से लेके वी फाइनली हैव 4 4। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू को हम पुट करेंगे तो वी सी के जो एडजेसेंस रहेगा स्क्वायर्स वो ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप को ही मतलब सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई 1 1 एंड दिस इज 4 4, ये आपको रिलेशनशिप ये है, ये फॉल्स हो जाएगा कि दोनों रिलेशन दे आर नॉट एडजेसेंट। सो दिस वे वी कैन चेक। Then how to represent if the agent is at a square and perceives a breeze, then that square is breezy। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे t है, t is the time, तो यहाँ पे कैसा है, for all s ओके and t, all t, ठीक है। एजेंट, ये s मतलब स्क्वायर, सो एजेंट इज एट स्क्वायर t, सो एजेंट इज एट स्क्वायर एस, सपोज एजेंट इज एट स्क्वायर एस एट टाइम टी, ये टाइम टी है, ठीक है। एंड ब्रीजी टाइम टी का मतलब ये कि उसको वो टाइम उस वक्त में परसेप्ट ब्रीजी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कि स्क्वायर एस इज ब्रीजी, ठीक है ना। तो एजेंट इज एट एस एट टाइम टी एंड एट टाइम टी इट सेंसेस ब्रीज, सो इट मीन्स एस इज ब्रीजी, ठीक है। तो इसी तरह से टू एसर्ट इफ अ स्क्वायर इज ब्रीजी देन देयर इज अ पिट इन एडजेसेंट स्क्वायर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, फॉर ऑल एस स्क्वायर एस इज ब्रीजी, तो बाय कंडीशन देयर एग्जिस्ट आर वेयर आर इज एडजेसेंट टू एस एंड आर में हैव अ पिट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। देन टू एसर्ट दैट एजेंट हैज़ एन एरो, एजेंट के पास एरो अभी तक है, ठीक है ना, वो एरो एक बार था, अभी अगले स्क्वायर में गया तो एरो है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा। सो फॉर ऑल टाइम टी एजेंट हैज़ एरो t+1, यानी अगले टाइम पर उसके पास एरो है, बाय इम्प्लीकेशन दैट एट टाइम टी उसके पास एरो था और उसने शूट नहीं किया उस वक्त में, ठीक है ना। अगर टाइम टी पे शूट करता वो एरो तो t+1 पे उसके पास एरो नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर उसने ये दोनों कंडीशन अगर क्या बोलते हैं हम सेटिस्फाई हो जाएगी, दिस टू गेट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स द एजेंट हैज़ एरो। अगर उसने पिछले केस में शूट कर लिया होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ये हैव एरो भी फॉल्स हो जाता, तो उसके पास एरो नहीं होता, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉलेज इंजीनियरिंग इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। सो सपोज हमें कोई सिस्टम बनाना है, ओके, विच विल हैव इंटेलिजेंस एंड विच कैन ऑफ कोर्स वर्क एज एक्सपर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो हमें नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द वी हैव द जनरल प्रोसेस ऑफ नॉलेज बेस्ड कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज नॉलेज इंजीनियरिंग। तो दिस इज द व्हाट इज नॉलेज इंजीनियरिंग इज। तो नॉलेज इंजीनियर कौन है, अ नॉलेज इंजीनियर इज समवन हु इन्वेस्टिगेट्स अ पर्टिकुलर डोमेन, learns what concepts are important in that domain and creates a formal representation of objects and relations in that domain। तो नॉलेज इंजीनियर जो है एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करेगा, उसके अंदर उसको कैसे उस डोमेन के अंदर हाउ टू रिप्रेजेंट द वेरियस थिंग्स एज ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर द रिलेशंस इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। So this approach is suitable for developing special purpose knowledge bases restricted to the given domain, ठीक है। हम जो ये प्रोसेस नॉलेज इंजीनियरिंग से जो सिस्टम बनाएंगे वो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए काम आएगा, हर जगह काम दे सकते, जनरल पर्पस वो एक पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक रहेगा। सो यर नॉलेज बेस्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप जो है इट इज़ आइडेंटिफाई द टास्क, ठीक है। हमें टास्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ये केस में हम क्या मतलब व्हाट आर द थिंग्स इन दिस केस, तो इसमें क्या होगा कि नॉलेज बेस क्या क्या टाइप के क्या क्या सपोर्ट करेगा, ओके, और कौन से टाइप के फैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे फॉर ईच स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंस्टेंस, हर कोई भी प्रॉब्लम इंस्टेंस के लिए क्या क्या फैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। सेकेंड जो स्टेप है, असेंबल द रेलेवेंट नॉलेज, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो डिज़ाइनर हो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो उसे किसी एक्सपर्ट की मदद लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज वांट टू डिज़ाइन अ मेडिकल सिस्टम, तो वो मेडिकल सिस्टम का उसके कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसे कोई एक्सपर्ट से कंसर्न करना पड़ेगा और तब जाके वो सिस्टम बन सकता है। देन डिसाइड ऑन वोकेबुलरी ऑफ प्रेडिकेट्स, फंक्शंस एंड कॉन्स्टेंट्स, ओके। तो इसके अंदर हम कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे, ओके, जैसे हमने अभी और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल वुम्पस वर्ल्ड है, तो वुम्पस वर्ल्ड में पिट्स को कैसे, क्या पिट्स को हम ऑब्जेक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कोई यूनरी प्रेडिक्ट कैसे मतलब उसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब चीज़ें ये स्टेप में आ जाएगी, थर्ड स्टेप में। देन इन फोर्थ स्टेप वी हैव एनकोड जनरल नॉलेज अबाउट द डोमेन। तो नॉलेज इंजीनियर जो है ना वो अभी नॉलेज इंजीनियर जो इट राइट डाउन द एक्सियम्स फॉर द वोकेबुलरी, जो टर्म्स हैं उसके बारे में वो एक्सियम्स राइट करेगा, ओके, और उसको कंपेयर करेगा अच्छा जो नॉलेज बेस के साथ, यानी हमको क्या क्या नॉलेज चाहिए उससे कंपेयर करेगा। हो सकता है कि भाई कोई चीज़ हमने ऑब्जेक्ट बना था, उसको ऑब्जेक्ट इसको फंक्शन करना है, तो वो हो सकता है कि फोर्थ से फिर थर्ड स्टेप में जाके वो उस चीज़ को चेंज करे, ठीक है। देन नंबर 5, एनकोड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंस्टेंस। इसके अंदर क्या करेंगे, वी क्रिएट एटॉमिक सेंटेंसेस ऑफ वॉट एवर वोकेबुलरी एक्सियम्स वी हैव क्रिएटेड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एटॉमिक सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो एक्चुअल में नॉलेज बेस में फीड किए जाएंगे उसे हम एनकोड करेंगे। देन नंबर 6 इज पोस्ट क्वायरीज टू इन्फ्रेंस प्रोसीजर एंड गेट आंसर्स। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप में हम उसे क्वायरी पोस्ट करेंगे एंड वी नो आंसर्स क्या आने चाहिए, तो क्या वैसे आंसर्स दे रहा है हम लोगों को, तो क्या हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देन 7th स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं है, एक्चुअली 7th स्टेप इज द डिबगिंग प्रोसेस, ठीक है। 7th स्टेप इज द डिबगिंग द नॉलेज बेस, डिबगिंग द नॉलेज बेस, ओके। तो नॉलेज बेसिस आदर, तो हमें हो सकता है कि कुछ हमें क्वेरी का हमें सही आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमें डिबग करना पड़ेगा कि वेयर वी वेंट रॉन्ग, ओके। सो दिस आर दी 7 steps of knowledge engineering process, okay. So that's all for this session. Thanks for watching.